नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र 1 के खंड के बारे में, जो कि हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं योगी आईएएस वीडियो के ऊपर, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा का परिचय। उसमें हमने किया था हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था। तो कल अपन ने व्यंजन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज अपन करेंगे अयोगवाह ध्वनियाँ। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अयोगवाह ध्वनियाँ। ये वह ध्वनियाँ हैं जो न स्वर है और न ही व्यंजन। ये स्वर इसलिए नहीं है कि इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, और ये व्यंजन इसलिए नहीं है कि ये स्वरों के बाद आती है, तो उनसे पहले नहीं आती। ऐसी 3 ध्वनियाँ हैं: अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। समझे? अयोगवाह ध्वनियाँ किसे कहते हैं? ये वे ध्वनियाँ हैं जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। ये स्वर इसलिए नहीं कि इनकी स्वतंत्र गति नहीं होती, और ये व्यंजन इसलिए नहीं कि ये स्वरों के बाद आती है। तो ऐसी मतलब 3 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। फर्स्ट अनुस्वार, सेकंड अनुनासिक और थर्ड है विसर्ग। अब फर्स्ट आ जाते हैं अपन अनुस्वार के ऊपर। अनुस्वार एक नासिक ध्वनि है, नासिकीय ध्वनि है। अनुस्वार का अर्थ है अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला अर्थात जो नासिकीय ध्वनियाँ स्वर के उच्चारण के बाद आती है, जैसे गंगा, तो गे गा। अनुस्वार के रूप में वर्गीय व्यंजनों के संदर्भ में यह है कि अनुस्वार अपने से बाद में आने वाले व्यंजनों के वर्ग का ही 5वां व्यंजन होगा। उदाहरण के लिए गंगा, तो गा और गा। फिर खंबा, खंबा। गंदा, गंदा। और गंजा, गंजा। फिर दूसरा हो गया अनुनासिक। अनुनासिक वह नासिकीय ध्वनि है जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है। इसके संकेत के रूप में ए आ के साथ या फिर चंद्र बिंदु तथा ए और ओ की मात्रा के साथ बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे बांस या फिर जोग। समझे? अनुनासिक किस नासिकीय ध्वनि को कहते हैं? जिसके साथ अपन तो या तो ए या आ के साथ जोड़कर या फिर चंद्र बिंदु के साथ बोलते हैं, या फिर ए या ओ की मात्रा के साथ बोलने का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और जैसे कि बांस या फिर जोंक। फिर आ जाता है अपना तीसरा विसर्ग। विसर्ग ये वह ध्वनि है जो कुछ तत्सम शब्दों के स्वर के बाद है के रूप में उच्चारित होती, जैसे दुख, क्षय, प्राय, अतः आदि। विसर्ग ध्वनि किसे कहते हैं? जो कि तत्सम शब्दों के स्वर के बाद है। किसी भी तत्सम शब्द के स्वर के बाद अगर है लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। जैसे कि दुख, क्षय, प्राय, अतः आदि। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्णमाला में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों की गणना एक ध्वनि के रूप में ही की जाती है। इस प्रकार अयोगवाह ध्वनियाँ 2 ही बचती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला में 12 स्वर हैं, 45 व्यंजन हैं तथा 2 अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। सभी ध्वनियाँ परस्पर मिलकर 59 हो जाती है। ठीक है? कि क्या देखा हमने? हिंदी वर्णमाला में कुल 12 स्वर है, 45 व्यंजन हैं और 2 अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। तो सब मिलकर कितनी हो जाती है? 59 हो जाती हैं। अब आ जाते हैं अपन, ये कंप्लीट हो गया। अयोगवाह ध्वनियाँ कंप्लीट होगी। अयोगवाह ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जो ना तो ध्वनि होती है और न ही स्वर होता है। इनकी स्वतंत्र मतलब कि स्वर इसलिए नहीं कि वो स्वतंत्र गति नहीं होती, और व्यंजन इसलिए नहीं कि स्वरों के बाद आती। और ये अयोगवाह ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार: अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं अपन हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा के बारे में।
शब्द का अर्थ तथा वर्गीकरण। शब्द का अर्थ तथा वर्गीकरण। तो शब्द ध्वनियों के उस समूह को कहते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ हो। शब्द किसे कहते हैं? शब्द उस ध्वनि के उस समूह को कहते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता हो। किसी भी विकसित या प्रगतिशील भाषा की मूल व्यवस्था यह होती है कि उसमें विविध प्रकार के शब्द जुड़ते जाते हैं तथा वे अधिक से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों तथा संदर्भों के लिए प्रयुक्त होने लगती हैं। भाषा में किस किस प्रकार के शब्द हैं तथा प्राय वे किस अनुपात में हैं, इन तथ्यों के माध्यम से उस भाषा के विकास के स्तर तथा स्वरूप आदि के संबंध में विश्लेषण किया जा सकता है। हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है और ये हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण निम्न 4 आधारों पर किया गया है। स्रोत की दृष्टि से, प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से, निर्माण या गठन की दृष्टि से और परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता की दृष्टि से। तो अपन पहला आ जाते हैं अपन स्रोत की दृष्टि से शब्द भंडार। स्रोत की दृष्टि से शब्द भंडार। तो स्रोत की दृष्टि से शब्द भंडार के विश्लेषण का अर्थ है कि विभिन्न शब्द भाषा में किस प्रक्रिया से शामिल हुए हैं। हिंदी के शब्द भंडार को स्रोत की दृष्टि से प्राय 4 भागों में बांटा जाता है। स्रोत की दृष्टि से शब्द भंडार किसे कहते हैं? स्रोत की दृष्टि से शब्द भंडार के विश्लेषण का अर्थ कि विभिन्न शब्द भाषा में किस प्रक्रिया से शामिल हुए हैं। सभी शब्द मतलब कि भाषा में किस प्रक्रिया से शामिल हुए हैं, तो उसको क्या हिंदी शब्द भंडार के स्रोत की दृष्टि से देखते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला आता है अपना तत्सम शब्द। क्या आता है पहला? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द अर्थात तत् उसके प्लस सम सम्मान। तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है? तत् उसके और प्लस सम यानी कि सम्मान, उसके समान। यहाँ उसका तात्पर्य है संस्कृत और तत्सम शब्द से शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और ठीक उसी रूप में लिए गए हैं जैसे संस्कृत में मिलते थे। हिंदी चूँकि संस्कृत में ही विकसित हुई भाषा है, अतः स्वाभाविक रूप से संस्कृत शब्द हिंदी के शब्द भंडार में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तत्सम शब्द अपनी जटिलता के कारण प्राय बोलचाल की भाषा में कम प्रयुक्त होते हैं और लिखित भाषा में अधिक प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्द जो बोलचाल की भाषा में कम प्रयुक्त या उपयोग में लिए जाते हैं, परंतु लिखित भाषा में अधिक उपयोग में लिए जाते हैं। लिखित भाषा में जटिल वैचारिक आदि व्यक्तियों तथा निबंध आलोचना में इनका प्रयोग अधिक होता है, जबकि मानवीय अनुभवों अर्थात तथा यथार्थ पर आधारित विधाओं या कहानी उपन्यास में ये प्राय कम मात्रा में मिलते हैं। कोई रचना यदि ऐतिहासिक प्रसंग को लेकर चलती है तो स्वाभाविक रूप से वातावरण निर्माण के उद्देश्य से तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगता है। सामाजिक वर्गीकरण की दृष्टि से देखें तो तत्सम शब्द प्राय अभिजात वर्ग की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। शब्द भी सामाजिक अंतरों को गहराई से व्यक्त करते हैं। इसके प्रमाण के रूप में तत्सम शब्द के प्रयोक्ता वर्ग को देखा जा सकता है। कुछ तत्सम शब्द सरल प्रकृति के होते हैं, अतः वे समाज के एक बड़े हिस्से में प्रचलित हो जाते हैं, जैसे अंग, उपकार, साधु, महात्मा, जल, कल, नेता, मंत्री इत्यादि। इसके विपरीत कुछ तत्सम शब्द अति जटिल प्रकृति के होते हैं और समाज के सुशिक्षित वर्ग के लोग ही इनका प्रयोग कर पाते हैं, जैसे औषधालय, द्विक्रिया, वायुयान, अंतर्भूत, बहिर्गमन इत्यादि। हिंदी साहित्य के इतिहास में तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति मुख्यतः छायावादी काव्य में मिलती है। तुलसी की भाषा में तत्सम शब्द अवधि के प्रवाह में आते हैं, तो प्रयोगवादी काव्य में तत्सम शब्द कई विजातीय शब्दों के साथ आते हैं। तत्सम शब्दों के आधार पर रचित गद्य साहित्य में शुक्ल जी के निबंधों को आचार्य द्विवेदी या अन्य लेखकों के ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यासों जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा तथा नाटकों और सैद्धांतिक आलोचना को महत्वपूर्ण रूप में देखा जा सकता है। तत्सम शब्दों की अधिकता से निर्मित होने वाली भाषा पद्धति का उदाहरण इस प्रकार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती
स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये किसका उदाहरण है? तत्सम शब्द का। तो तत्सम शब्द समझ में आ गया। अब आता है अपना दूसरा, आता है अपना तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द का अर्थ है तत् उससे प्लस भव निर्मित। इसका अर्थ यह हुआ कि जो शब्द संस्कृत के समान तो नहीं हैं परंतु संस्कृत से ही निर्मित हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। भाषा के विकास की परंपरा में शब्दों की प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। संस्कृत के जो समय के साथ कुछ परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं, वही तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के उदाहरण हैं संस्कृत और हिंदी उच्च ऊंचा, संस्कृत का उच्च और हिंदी का ऊंचा, ओष्ठ ओठ, धूम्र धुआं, फिर दुर्बल दुबला, क्षीर खीर, बधिर बहरा। तो ये हो गए तद्भव शब्द के कुछ उदाहरण। तद्भव शब्द हिंदी के शब्द भंडार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी संस्कृत से ही निर्मित पर उससे अलग भाषा है। हिंदी संस्कृत से ही निर्मित हुई है पर उससे एक अलग भाषा है। तद्भव शब्द इस रूप में हिंदी के हिंदीपन को पूर्णतः धारण करते हैं क्योंकि वे भी संस्कृत से ही निर्मित पर उससे अलग शब्द हैं। संस्कृत से हिंदी तक के भाषिक विकास को सरलीकरण की जिस परंपरा के रूप में विश्लेषित किया जाता है, तद्भव शब्द उसी परंपरा के आधार स्तंभ हैं। फिर है तद्भव शब्दों का प्रयोग प्राय लोक अनुभव में आने वाले तथ्यों, विचारों, घटनाओं या वस्तुओं आदि के लिए किया जाता है। स्वाभाविक रूप से ये शब्द मूलतः समाज के उस वर्ग से संबंधित होते हैं जो वर्ग शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से साधारण होते हैं। ये वर्ग जटिल भाषा का सरलीकरण करता रहता है क्योंकि भाषा का महत्व इनकी दृष्टि में सामान्य मानवीय अनुभवों को व्यक्त करना मात्र होता है, न कि जटिल सैद्धांतिक चिंतनीय या विश्लेषण करना। साहित्य परंपरा में भी ये शब्द उन रचनाकारों के साहित्य में ज़्यादा आते हैं जो लोक धर्म का पालन करते हैं तथा आम जनता को साहित्यिक रचना के केंद्र में रखते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण इस प्रकार है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग, ये किसका उदाहरण है? तद्भव शब्द का। तद्भव शब्द का उदाहरण क्या है? गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग। फिर आ जाता है अपना तीसरा देशज शब्द। देशज शब्द वह शब्द जिनका जन्म देश में ही हुआ है। यहाँ देश का अर्थ भाषा के अपने क्षेत्र से है। ये वह शब्द है जो लोक परंपरा में ही पैदा हुआ है। देशज शब्द प्राय ध्वन्यात्मक होते हैं तथा ध्वनि के अनुकरण में ही बन जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, खर्राटा, भोग, हिनहिनाना, गरगर, चिड़चिड़ाना, किलकारी इत्यादि। देशज शब्दों और तत्सम शब्दों की प्रकृति में एक बात समान है, ये दोनों ही परंपराएं वर्ग विशेष से संबंधित होने के कारण संपूर्ण समाज के लिए सुबोध नहीं होती। तत्सम शब्द सामाजिक रूप से एक वर्ग विशेष की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जबकि देशज शब्द भौगोलिक रूप से एक वर्ग विशेष की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। देशज शब्दों की मूल व्यवस्था यह मानी गई है कि उनमें किसी अंचल की लोक संस्कृति पूरी गहराई से व्यक्त होती हैं। किसी भी संस्कृति के विशेष तत्व प्राय देशज भाषा का निर्माण करते हैं क्योंकि वे शब्द अन्य संस्कृतियों के लिए समान अर्थ में प्रयुक्त होने की क्षमता नहीं रखते। ये शब्द प्राय ध्वन्यात्मक तो होते ही हैं, अर्थ व्यंजकता भी इनमें गजब की होती है। साहित्य में इनका सर्वश्रेष्ठ प्रयोग उन रचनाओं में होता है जो किसी विशेष क्षेत्र या अंचल से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य में मेला अंचल एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है जो बिहार के एक पिछड़े गांव के जीवन को संपूर्णता में प्रदर्शित करता है। इस उपन्यास में स्वाभाविक रूप से देशज भाषा का प्रयोग काफ़ी अत्यधिक मात्रा में हुआ है। उदाहरण के लिए, टन टनांग घड़ी घंट बजता है, तिन तिरकट तिना धीना धा धा धीना, आ रे
कांच ही बांस के खाट रे खटोलना, आखिर मूंज के रहे डोर। ये किसका उदाहरण है? देशज शब्द का। और ये किससे लिया गया है? हिंदी साहित्य की जो मेला आंचल उपन्यास है उससे लिया गया है। फिर आ जाता है अपना चौथा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वह है जो हमारी भाषा में नहीं जन्मे हैं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में। तो विदेशज शब्द वह विदेशी शब्द किसी भी भाषिक परंपरा में एक लंबे समय तक शुद्धतावादियों द्वारा अशुद्ध माने जाते हैं, किंतु धीरे धीरे ये भाषा में शामिल हो जाते हैं। जब भी ये कृतियाँ एक दूसरे से मिलती हैं तो भाषिक संक्रमण होता है और इसी प्रक्रिया में शब्दों का भी आदान प्रदान होता है। विदेशी शब्दों को स्वीकृति प्राय इसलिए मिलती हैं कि जो विशेष बातें उस संस्कृति की है वह उन्हीं की भाषा में मिल सकती हैं, हमारी भाषा में नहीं। उदाहरण के लिए गंगा या अमेजन जैसे संस्कृति या स्थान विशेष से संबंध शब्द किसी भी अन्य भाषा में विदेशी ही हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक शब्द मूल भाषा में होता है, पर ज़्यादा प्रचलन के कारण विदेशी शब्द देशज शब्द को विस्थापित कर देते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर शब्द धीरे धीरे चिकित्सक का स्थान लेने लगा है, और डॉक्टर एक विदेशी शब्द है और अपना चिकित्सक एक देशज शब्द है। फिर है हिंदी में विदेशी शब्द मूलतः दो परंपराओं के हैं। एक परंपरा अरबी फारसी की है तथा दूसरी यूरोपीय भाषाओं की। भारतीय समाज में मध्यकालीन संक्रमण की प्रक्रिया में अरबी फारसी परंपरा के शब्द हिंदी में आए तथा आधुनिक काल के संक्रमण में यूरोपीय शब्द तेजी से आने लगा। संक्रमण के इन दोनों युगों में कई भाषाओं के शब्द हिंदी ने स्वीकार किए, जिनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। फारसी परंपरा, फारसी के अंदर नापसंद, चश्मा, कुश्ती, सितार, सरकार, हजार, उम्मीद। फिर तुर्की शब्द कालीन, कैंची, बेगम, तोप, बहादुर। अरबी शब्द अजीब, अदालत, शराब, दुकान, दुनिया। फिर आ जाता है यूरोपीय परंपराएं। फारसी परंपराएं हो गई, फिर है यूरोपीय परंपराएं। तो यूरोपीय परंपराएं अंग्रेजी कलेक्टर, पेंशन, ऑपरेशन, कैंप, लैंप, सूटकेस, साइकिल, स्कूटर। फिर है फ्रेंच कूपन, कारतूस। पुर्तगालीज के अंदर गमला, चाबी, नीलाम, बाल्टी, पादरी। अन्य एशियाई परंपराएं जापानी, रिक्शा और चीनी, चाय, लीची। विदेशी शब्दों का साहित्यिक प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि रचनाकार की सांस्कृतिक समझ कैसी है। जो रचनाकार भाषा और संस्कृति की व्यापकता और परिवर्तनशीलता में विश्वास रखता है वह इन शब्दों का प्रयोग करता है, परंतु जो रचनाकार सांस्कृतिक आदान प्रदान को संकीर्ण नजरिए से देखता है वह इनसे यथासंभव बचने का प्रयास करता है। दूसरी बात यह भी है कि प्राय विदेशी भाषा विदेशी शासन के साथ आती हैं तथा राजभाषा और अभिजात वर्ग की भाषा बन जाने के कारण एक आभा मंडल से युक्त हो जाती है। उदाहरण के लिए अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी सांस्कृतिक रूप से भारत स्वाधीन नहीं हो सका, क्योंकि अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के सामने सामान्य भारतीय अपनी भाषा और संस्कृति को हीन समझता है। इन कारणों से विदेशी शब्दों का प्रयोग तेजी से बढ़ता है। ऐसी ही स्थिति भारतेंदु युग से पूर्व फारसी के प्रयोग को लेकर दिखाई देती है, जहाँ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदू उर्दूपन से युक्त भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह भाषा को उर्दूपन से बचाने का प्रयास कर रहे थे। साहित्य में विदेशी शब्दों का प्रयोग समर्थ रचनाकार उचित संदर्भों में इस प्रकार करते हैं कि वह शब्द विजातीय प्रतीत नहीं होते। उदाहरण के लिए तुलसी ने राम के लिए जिस विशेषण का प्रयोग सर्वाधिक किया वह गरीब नवाज हैं। फारसी परंपरा का यह शब्द राम भक्ति धारा के विचारों से सामंजस्य कैसे बिठाता है, यही तुलसीदास की काव्य कला के प्रेमचंद के उपन्यासों में विदेशी शब्दों का आवश्यक प्रयोग हुआ है।
और प्रयोगवाद तथा नई कविता में तो विदेशी शब्दों को खुली छूट दे दी गई है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। विचित्र प्रोसेशन, गंभीर क्विक मार्च, कलाबत वाली काली जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल। ये मुक्तिबोध अंधेरे में जो मुक्तिबोध है उससे ली गई है। विचित्र प्रोसेशन, गंभीर क्विक मार्च, कलाबतु वाली काली जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल। फिर आगे है इसकी समीक्षिका की गई है। समीक्षिका, स्रोत के आधार पर शब्द संपदा का वर्गीकरण उपरोक्त 4 वर्गों में किया गया। यह वर्गीकरण हिंदी भाषा विज्ञान की परंपरा में रूढ़ हो चुका है, पर इसमें कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनकी ओर संकेत करना आवश्यक है। पहला है, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो इनमें से किसी एक वर्ग में शामिल नहीं होते। ये शब्द संकर शब्द होते हैं जो 2 प्रकार की परंपराओं के शब्दों के मिश्रित रूप होते हैं। ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण हैं फैशन परस्त, अंग्रेजी प्लस फारसी। जो फैशन परस्त ये अंग्रेजी और फारसी दोनों भाषा से मिलकर बना शब्द है। फिर है मोटर गाड़ी, अंग्रेजी प्लस तद्भव। जो मोटर गाड़ी वो शब्द है अंग्रेजी प्लस तद्भव से मिलकर बना है। फिर थानेदार, तद्भव प्लस फारसी से मिलकर बना है। फिर है लाज शर्म, तद्भव प्लस फारसी से मिलकर बना है। फिर दूसरा, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी पूरी व्याख्या इस वर्गीकरण से नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए अंग्रेजी से लिए गए शब्द 2 प्रकार से प्रयुक्त हो सकते हैं। एक उसी रूप में जैसे वे अंग्रेजी में प्रयुक्त होते हैं तथा दूसरे मूल रूप से कुछ परिवर्तित रूप में। संस्कृत के साथ रूप परिवर्तन होने पर हम उसका नया नामकरण करते हैं, किंतु अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी भाषा के शब्दों के दोनों प्रकार के प्रयोग विदेशी शब्द के रूप में ही ग्रहण किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन शब्दों की समग्र व्याख्या नहीं हो पाती जो विदेशी परंपरा से तो है परंतु उनका रूप कुछ बदल गया है। उदाहरण के लिए अकेडमी अंग्रेजी, अकादमी हिंदी, मैडम अंग्रेजी, मादाम हिंदी। तो ये किसके दूसरे के उदाहरण हैं। फिर तीसरा हो गया, इसी वर्गीकरण में देशी विदेशी शब्दों का अंतर भाषा क्षेत्र के आधार पर किया गया है, न कि देशों की सीमाओं के आधार पर। इसका अर्थ यह हुआ कि पाकिस्तान में प्रयुक्त होने वाले शब्द हिंदी के नज़दीक होने के कारण विदेशज नहीं माने जाएंगे, जबकि भारत के कुछ शब्द कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु या कर्नाटक में उत्पन्न होने वाले शब्द विदेशज माने जाएंगे। यहाँ भाषाई क्षेत्रों तथा राजनीतिक सीमाओं का अंतर विरोध सामने आने लगता है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया के वाला। फिर आ जाते अपन, ये अपना कौन सा कंप्लीट हुआ के, जो कि स्रोत की दृष्टि से शब्द भंडार, स्रोत की दृष्टि से शब्द भंडार। अब अपन आ जाते हैं खे के ऊपर, जो कि है निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्द भंडार। निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्द भंडार। निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्द के 3 भेद किए जाते हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द। तो पहला कौन सा है? रूढ़ शब्द। ये वह शब्द हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता या जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञात न हो, ऐसे हाथ, पेट, किताब इत्यादि। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? मतलब जिसकी ध्वनियों को अलग करके कोई विशेष अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। और जिस फॉर एग्जाम्पल हाथ, पेट, किताब इत्यादि। फिर आ जाता है यौगिक शब्द। ये वह शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है, जैसे पुस्तकालय, हथगोला, जलज इत्यादि। यौगिक शब्द किसको कहते हैं? जिस 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के मिलकर बनते हैं तथा जिसका अर्थ दोनों के जुड़ने से उसका अर्थ निर्धारित होता है, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। उदाहरण है पुस्तकालय, हथगोला या फिर जलज। फिर आ जाता है योग रूढ़ शब्द।
योग रूढ़ शब्द ये ऐसे शब्द है जो संरचना की दृष्टि से यौगिक है, किंतु जिसका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो चुका है। उदाहरण के लिए पंकज शब्द का यौगिक दृष्टि से अर्थ होगा कीचड़ में जन्म लेने वाला, किंतु इसका प्रचलित अर्थ है कमल, जो कि रूढ़ हो चुका है। इसी प्रकार नीलकंठ इत्यादि शब्द भी इसी प्रकार के आते हैं। फिर आ जाते अपन, ये अपना खे कंप्लीट हो गया। निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्द भंडार 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द। अब अपन आ जाते हैं तीसरे, प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से शब्द। प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्दों को प्राय सभी भाषाओं में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, सामान्य शब्द, परिभाषिक शब्द तथा अर्ध पारिभाषिक शब्द। तो पहला क्या है, सामान्य शब्द। प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से शब्द भंडार में 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। तो पहला क्या अपना सामान्य शब्द। सामान्य शब्द वह हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों का निश्चित और वस्तुनिष्ठ अर्थ होना आवश्यक नहीं होता है। संदर्भ के परिवार के साथ ये शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त इनके संबंध में एक और विशेष बात यह भी है, इनका अपने नज़दीकी शब्दों से अंतर निश्चित नहीं होता है। इन दोनों पक्षों को इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। राम अच्छा लड़का है, अच्छा मैं जाता हूँ, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। उपरोक्त तीनों वाक्यों में अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु तीनों संदर्भों में इसका अर्थ अलग अलग है। पहले संदर्भ में इसका अर्थ एक चारित्रिक विशेषता के रूप में है, दूसरे संदर्भ में एक अलविदा सूचक शब्द के रूप में तथा तीसरे संदर्भ में शारीरिक स्वास्थ्य के सूचित के लिए आया है। एक ही शब्द का ऐसा बहुआयामी प्रयोग उसे सामान्य शब्द बनाता है। सामान्य शब्द किसी एक शब्द का अलग अलग तरह उसका इस्तेमाल करना सामान्य शब्द कहलाता है। फिर अब हम इसी का एक उदाहरण देखते हैं। राम तथा सीता वनवास के लिए गए। राम और सीता वनवास के लिए गए। राम व सीता वनवास के लिए गए और राम एवं सीता वनवास के लिए गए। उपरोक्त वाक्यों में तथा और व एवं जैसे शब्द परस्पर पर्यायवाची बनकर आए हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से कोई भी 2 पूर्ण पर्यायवाची नहीं हो सकते। यह शब्द भी संदर्भों के साथ बदल सकते हैं, पर सामान्यतः हम यह देख सकते हैं कि इन शब्दों के अर्थों में कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये शब्द आमतौर पर एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। ये समान शब्दों की ही दूसरी प्रवृत्ति हैं। फिर तीसरा आ जाता है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द वह शब्द जिनका अर्थ और संदर्भ पूर्णतः परिभाषित होता है। यह शब्द किसी खास संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं और प्रयुक्ति के संदर्भ में इनका अर्थ एकदम निश्चित व वस्तुनिष्ठ होता है। प्रत्येक विषय या क्षेत्र के अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अर्थशास्त्र, संपत्ति या आपूर्ति। फिर इतिहास, सामंतवाद, राष्ट्रवाद, मनसबदारी, पूंजीवादी। राजनीति शास्त्र, सत्ता, प्राधिकार, गणतंत्र, नियम, अधिनियम। भौतिकी, बल, ऊर्जा, ध्वनि और दर्शन शास्त्र, रहस्यवाद, तत्व मीमांसा। फिर ज्ञान मीमांसा। यह है पारिभाषिक शब्द। फिर आ जाता है अर्ध पारिभाषिक शब्द। तीसरा अर्ध पारिभाषिक शब्द ये वह शब्द है जो किसी संदर्भ में पारिभाषिक शब्द बन जाते हैं तो किसी अन्य संदर्भ में सामान्य शब्दों की तरह व्यवहार करते हैं। अतः जो शब्द संदर्भ बदल जाने से पारिभाषित से सामान्य या सामान्य से पारिभाषिक में रूपांतरित हो जाए तो उसे अर्ध पारिभाषिक शब्द कहा जाएगा। उदाहरण के लिए, मेरा बल इस बात पर है कि तुम सफल हो सको। हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गई। क्षेत्र जितना सीमित होगा बल उतना ही अधिक होगा। उपरोक्त उदाहरण में पहले 2 में बल शब्द सामान्य शब्द के रूप में है, जबकि तीसरे उदाहरण में यह शब्द पारिभाषिक रूप में है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखा जा सकता है। मेरी मांग पूरी करो। मेरी मांग पूरी
भरो। उपरोक्त उदाहरण में पहले वाक्य मांग शब्द का पारिभाषिक प्रयोग है, जबकि दूसरे वाक्य में सामान्य है। अब इसकी समीक्षा हो गई। उपरोक्त वर्गीकरण में विशेष दोष नहीं है। इसकी एकमात्र समस्या यह है कि एक ही शब्द ऐसा भी हो सकता है जो कई क्षेत्रों में एक साथ पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में यह तय करना कठिन हो जाता है कि वह शब्द मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है। उदाहरण के लिए, यह वस्तु किस धातु की बनी है। धातु के माध्यम से क्रिया का ज्ञान होता है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में धातु शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अर्थ में है, पर पहला प्रयोग रसायन शास्त्र या भौतिक के संदर्भ में है, जबकि दूसरा भाषा विज्ञान के संदर्भ में। इन सीमाओं के बावजूद यह वर्गीकरण व्यवहारिक रूप से मान्य है। तो अपना तीसरा भी कंप्लीट हो गया। प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से शब्द भंडार। अब आ जाते हैं अपन 4 के ऊपर, गे के ऊपर, परिवर्तनीयता की दृष्टि से शब्द भंडार। परिवर्तनीयता का अर्थ है परिवर्तित होने की क्षमता। इस दृष्टि से भाषा के सभी शब्दों को 2 भागों में बांट दिया जाता है, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वह है जो हर स्थिति में समान बने रहते हैं। इसके विपरीत विकारी शब्द वह हैं जो काल, लिंग, वचन आदि के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। अब है विकारी शब्द। ये वह शब्द हैं जो लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन से बदल जाते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के विकारी शब्द मिलते हैं। उन्हें तथा उनके परिवर्तनशील रूप को हम निम्नलिखित उदाहरणों से देखते हैं। पहला है संज्ञा, लड़का, लड़के, लड़कियां इत्यादि। दूसरा सर्वनाम, वह, वे, वही इत्यादि। विशेषण, काला, काले, काली इत्यादि। फिर है क्रिया, जाता है, जाती है, जाते हैं इत्यादि। फिर आ जाता है अविकारी शब्द। यह हो गए विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आ जाता है अविकारी शब्द। यह वह शब्द है जो किसी भी स्थिति से परिवर्तित नहीं होते। प्रत्येक लिंग, वचन तथा काल में उनकी एक ही संरचना बनी रहती है। अविकारी शब्द निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। यह वह विशेषण है जो संज्ञा की नहीं क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे धीरे चलना में धीरे शब्द चलना क्रिया का विशेषण है। योजक या समुच्चय बोधक शब्द वह शब्द जो 2 वाक्यों या उपवाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, या, किंतु इत्यादि। फिर है संबंध बोधक शब्द। ये वह शब्द हैं जो वस्तुओं या व्यक्तियों के आपसी संबंध को व्यक्त करते हैं, जैसे के लिए, के बिना इत्यादि। फिर है विषम्यादि बोधक शब्द। ये वह शब्द हैं जो विषम्य को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे अरे, उफ, वाह इत्यादि। संक्षेप में हिंदी की शब्द संपदा उपयुक्त शब्दों की ही समष्टि या समग्रता की। हिंदी की संपदा काफ़ी विस्तृत है तथा तेजी से विकसित होते हुए उस बिंदु पर पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां हिंदी संपूर्ण भारत की राजभाषा बनकर राष्ट्रीय एकीकरण की सूत्रधार बन सके। ठीक है, तो ये अविकारी शब्द 4 प्रकार के हो गए। क्रिया विशेषण, योजक या समुच्चय बोधक, संबंध बोधक शब्द और विषम्यादि बोधक शब्द। तो अपना ये गे वाला भी कंप्लीट हो गया। तो ये शब्द निर्माण की प्रयुक्त युक्तियाँ, ये अपन दूसरा वाला ये अपन कल करेंगे। तो आज अपना कहाँ तक कंप्लीट हो गया, अपन ने क्या क्या पढ़ा, वापस एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो आज अपन ने पहले तो पढ़ा अयोगवाह ध्वनियाँ। अयोगवाह ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार के, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। फिर अपन ने पढ़ा हिंदी शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा। तो इसके अंदर अपन ने शब्द तथा शब्द का अर्थ तथा वर्गीकरण, तो ये कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के, स्रोत की दृष्टि से, प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से, निर्माण या गठन की दृष्टि से और परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता की दृष्टि से। तो अपन ने ये 4 कंप्लीट कर लिया था। तो अपना ये जैसे कि हिंदी शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा का पहला है जो शब्द का अर्थ तथा वर्गीकरण, ये कंप्लीट हो गया है। और अब इसका जो दूसरा है, इसका दूसरा
ये रहा इसका दूसरा, ये शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियाँ ये अपन कल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करके आप मेरे को बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसके अंदर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा लिंक मिल जाएगा, तो आप इस PDF डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें और अपनी PDF डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।